हमने पिछली बार लास्ट टॉपिक वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर किया था, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑसिलेटर। इसके लिए फिर से वैसे ही एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि यदि हमारे पास एक ऑसिलेटर है जिसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है y = sin ओमेगा t, तो वेलोसिटी निकालेंगे, ये हमने पिछली बार निकाली भी थी, -a ओमेगा cos ओमेगा t आएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन निकालना है तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो -a ओमेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t। क्या होता है cos का डेरिवेटिव? एक मिनट, ये हमने किया था a ओमेगा cos ओमेगा t के बराबर, ठीक है। तो अभी तो यही है, cos का डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो ये आ गया -a ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, फिर वैसे ही चिन्ह लगेगा जैसे पिछली बार लगाया था, तो दिस विल बिकम -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब a sin ओमेगा t is equal to y, so that means we can write acceleration is minus ओमेगा स्क्वायर इंटू y। ये आ गया एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, आया समझ में? तो लिख लो फिर इसको। Consider a simple harmonic oscillator having equation, आगे इसे नोट कर लो। तो इस एक्सप्रेशन में देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सेलरेशन है जो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट साइड पे डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे से सदा ही ऑपोजिट रहेगी। तो लिख लो, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the direction of acceleration is always directed opposite to the displacement y। In other words, अच्छा ये बताओ मुझे कि डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर की जाती है? फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो मीन से मेजर करते हैं। यदि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से रिवर्स है तो इट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। तो लिख लो, इन अदर वर्ड्स
the acceleration of oscillator will always be directed towards the mean position. ठीक है जी, तो नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए, रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स वाली टर्म हमने पहले भी कहीं पढ़ी है, स्प्रिंग वाले केस में। तो इसको रिस्टोरिंग फोर्स क्यों कहते हैं? Because it allows it to come back. This force always tries to restore the system to its natural length. ठीक है, यहाँ पर जो ये हमने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन डिराइव किया, यदि हम इस एक्सप्रेशन को दोनों ओर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स बनेगा, एफ आ गया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई। हमने दोनों ओर तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चेंज नहीं हुआ ना कुछ। एम कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो यदि हम इस एक्सप्रेशन को स्प्रिंग के एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो सेम बनता है। ठीक है, तो जैसे स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ पे रिस्टोर करने की ट्राई करती है, वैसे ही हर ऑसिलेटर में एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट होती है जो उस ऑसिलेटर को या उस सिस्टम को उसकी मीन पोजीशन पे लाने की ट्राई करती है। ठीक है, और इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो लिख लो जी, the force which tries to bring an oscillating system to its mean position is known as restoring force. Mathematically, on multiplying both sides of expression for acceleration by mass of the oscillating system we get the expression for restoring force. ये वाले दोनों स्टेप नोट कर लो ऊपर वाले। और आगे लिख लो। इसे हम ऐसा करते हैं, इसे मार्क कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे 2। आगे लिख लो, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 with expression for
restoring force of a spring ये लिख लो F equal to minus ky we get m omega square equal to k. Therefore, the quantity m omega square is also known as spring factor of oscillating system. यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब तुम्हें जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो यदि कोई ऑसिलेटिंग सिस्टम दिया है तो कई बार वो पूछेंगे फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर या टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर। ठीक है, तो उसे भी हम यहीं से डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर। यहां से देखो तो ओमेगा हो जाएगा k बाय एम अंडर रूट, और ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू k बाय एम अंडर रूट। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2 पाई k अपॉन एम अंडर रूट। ये आ गया फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन। कर लो नोट। नहीं जी, लिखे जी। नेक्स्ट आर्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटर। ये तो आसान होना चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड आ जाएगा T इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k अंडर रूट। अब यहां ये जो k है इसको तुम बोलते हैं स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो उसको इनर्शिया प्रोवाइड करता है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो इसे हम जनरली लिखते हैं T इक्वल टू 2 पाई इंटू इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर अंडर द रूट। अच्छा, अगर हम ये जानना चाहते हो कि कोई हमें सिचुएशन दी है कि उस सिचुएशन में जो सिस्टम है या जो ऑब्जेक्ट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। यदि तो वो फुलफिल हो रही हैं तो इट विल फॉलो सिंपल हार्मोनिक मोशन, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, उनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? एक तो हमने अभी किया कि रिस्टोरिंग फोर्स होना मस्ट है। यदि नहीं होगा तो एसएचएम नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपलेस्ट केस लेते हैं। मान लो या हमने छत से
कुछ मास टांगा जैसे पेंडुलम में होता है, ठीक है। जब इस पेंडुलम को हम एक साइड पे ले जाके छोड़ते हैं वापस आ जाता है, ठीक है। तो कौन सा फोर्स है जो वापस लाता है इसको? कौन सा फोर्स रिस्टोर करने का काम करता है? हाँ, mg sin थीटा, वेरी गुड। ग्रेविटी का साइन कंपोनेंट उसको मेन पोजीशन पे लाने की ट्राई कर रहा है, तो वो इसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स है। यदि ग्रेविटी ना हो तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो लिखते हैं कंडीशंस फॉर ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, ये लिख तो ले पॉइंट। कंडीशंस फॉर ऑसिलेटरी मोशन, पहला है प्रेजेंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। पहला हमने लिखा प्रेजेंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज mg sin थीटा, क्यों लिख लिया? प्रेजेंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ इनर्शिया। अगर सिस्टम में इनर्शिया नहीं होगा तो ऑसिलेट नहीं करेगा, वो चलेगा ही नहीं। तीसरा है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। जैसे अभी हम पेंडुलम वाला एग्जांपल ले रहे थे कि हमने पेंडुलम को साइड पे कर दिया और यहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगी हुई है, तो हम छोड़ भी देंगे तो वापस नहीं आ सकता, बिकॉज द मीडियम इज नॉट इलास्टिक, ठीक है। और चौथा है एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस। डिसिपेटिव, DISSIPATIVE, डिसिपेटिव फोर्सेस। अगर एनर्जी वेस्ट करने वाली कोई फोर्स प्रेजेंट है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन सस्टेन नहीं होगा, वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। So these are the physical conditions which are necessary for simple harmonic motion to be executed. ठीक है। जब तुम्हें एग्जाम्स में, स्कूल में हो या कंपटीशन में हो, जो SHM के क्वेश्चंस आते हैं वो ब्रॉडली 2-3 कैटेगरीज में होते हैं। पहला होता है कि तुम्हें कोई एक सिचुएशन दी जाएगी और तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो मोशन है वो ऑसिलेटरी है या नहीं है। फिर उसका सेकंड पार्ट बनेगा कि इफ इट इज ऑसिलेटरी देन वेदर इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट। कंपटीशन में भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि ये सिचुएशन दी है, पार्टिकल को छोड़ा तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन विल बी प्रेजेंट। पहली ऑप्शन जनरली क्या होता है? नॉट ऑसिलेटरी। दूसरा होता है ऑसिलेटरी। तीसरा होता है ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। चौथा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो तुम्हें मोशन के नेचर को आइडेंटिफाई करना है। उसका मेथड क्या होता है कि जो भी सिचुएशन दी है सबसे पहले आप ये समझने की ट्राई करते हैं कि उस गिवन सिचुएशन में या उन सर्कमस्टांसेस में कौन सी फोर्स है जो सिस्टम को मीन पोजीशन पे लाने की ट्राई कर रही है। एक बार आपने वो कर लिया तो आपको पता लग गया कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। फिर उसका एक एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। यदि वो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ गया, माइनस को मैं इग्नोर कर देता हूं क्योंकि वो तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। तुमने रिस्टोरिंग फोर्स आइडेंटिफाई कर ली। फिर यदि वो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ गया तब तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, नहीं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब फॉर्मूला तो ऐसे ही निकालेंगे ना? नहीं, वो मैं अभी करके दिखाने वाला हूं तुम्हें, वो भी सॉल्व करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एक प्लास्टिक का या लकड़ी का बना हुआ सिलेंडर है, हमने उसको पानी के ऊपर वर्टिकली रख दिया, ठीक है। अब हमने उसको, वो इक्विलिब्रियम में है, हमने उसे अंदर को पुश किया और हाथ हटा लिया तो बाहर को निकलेगा। तो वैसे तो हमारी कॉमन सेंस हमें बताती है कि अप एंड डाउन मोशन होगा, ऑसिलेटरी होगा, ठीक है।
अब हम ये जानना चाहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक भी होगा या नहीं होगा, तो उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, मोशन ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर। नहीं, किसी को ये मान लो कोई प्लास्टिक का या लकड़ी का बना हुआ सिलेंडर है जो किसी लिक्विड के सरफेस पे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में प्रेजेंट है। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि इसकी टोटल हाइट h के बराबर है, इसके मटेरियल की डेंसिटी रो के बराबर है, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। ठीक है, अब पहला काम तुम्हारा क्या होगा, ये आइडेंटिफाई करना कि जब हम इसको पुश कर रहे हैं, ऑसिलेट करेगा, तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसे वापस मीन पोजीशन पे लाती है। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, कौन सी होगी? अपथ्रस्ट। ठीक है, देखो अपथ्रस्ट तो अभी भी लग रहा है, लेकिन अभी जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम इसे अंदर को पुश कर देंगे, मान लो हमने इसे अंदर को पुश किया बाय अ डिस्टेंस y। ठीक, तो ये जो पहले इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था, ये अपनी उस पोजीशन से नीचे आ गया, तो ये डिस्टेंस भी y के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि पहले से ज्यादा अंदर आ गया है, तो ये पहले से ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, उसके कारण लगने वाली अपथ्रस्ट इसे ऊपर को उठा रही है। ठीक है, तो ये वाला जो वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम के कारण जो अपथ्रस्ट लग रही है, दैट इज एक्टिंग एज रिस्टोरिंग फोर्स। तो पहला काम हमने कर लिया, रिस्टोरिंग फोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। तो नाउ वी कैन राइट दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज एडिशनल अपथ्रस्ट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपथ्रस्ट किसके बराबर होती है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो इतने वॉल्यूम ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है, उसका वेट हम mg सपोज कर लेते हैं। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये आ गया डेंसिटी। अब हम इसकी लेंगे ना लिक्विड की, क्योंकि हम लिक्विड का वेट निकाल रहे हैं। ठीक है, और वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो F इक्वल टू A सिग्मा G इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस फॉर्म में देखना चाहते थे इसे, के वाई की फॉर्म में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो के वाई की फॉर्म आ गई। ये आपको ये प्रूव कर देता है कि जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। फिर सेकंड पार्ट आता है कि इफ इट इज सिंपल हार्मोनिक, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा या फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो उसके लिए भी आज हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया कि फ्रीक्वेंसी ये होती है, टाइम पीरियड इसका रेसिप्रोकल होता है। तो यदि हमसे टाइम पीरियड पूछा होगा, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई, इसका मास यदि हमें पता हो m डिवाइडेड बाय k, तो ये क्वांटिटी अब k वाला काम कर रही है, a सिग्मा g अंडर रूट। यदि मास गिवन है तो ऐसे छोड़ सकते हो। हाँ जी,
k इंटू वाई है ना, तो हमें तो केवल k चाहिए वहां, ठीक। और यदि m नहीं दिया हुआ तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, पूरे का वॉल्यूम होगा h इंटू ए, h इंटू ए इंटू रो ए सिग्मा जी अंडर रूट, ए से ए कट गया तो टाइम आ गया 2 पाई h इंटू रो अपॉन सिग्मा इंटू जी अंडर रूट। सबको समझ में आया? कर लो फिर नोट। h इंटू ए को समझाना। हाँ जी, h a इंटू रो, हाँ, सेकंड स्टेप। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो रो उसकी डेंसिटी है, और मास होता है यूनिट क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, तो h इंटू ए लगा दिया। कर लिया सबने? एक केस और करके देखते हैं फिर। देखिए जी सेकंड केस। लिखिए जी केस 2, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि पेंडुलम के केस में लेंथ ऑफ पेंडुलम एल गिवन है, वेट mg इधर लगता है, तो इसके यदि कंपोनेंट्स बनाएंगे, लेट अस से ये वाला एंगल थीटा है, तो दिस विल बी mg cos थीटा, और इधर वाला होगा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा जो है उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, तो दैट मीन्स f आ गया mg sin थीटा। अब ये जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, यदि हम इसे y से डिनोट कर दें, तो y और थीटा का आपस में क्या रिलेशन होगा? थीटा होता है लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, तो ये थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, f आ जाए